हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं डी ट्रिपल बी का षष्ठी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट पहले आ चुके हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था 14/11/2018 को हुआ था, और ये इसका थर्ड पार्ट है। आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। और इससे क्या पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। ये मोस्टली एनसीईआरटी से उठे हुए क्वेश्चन हैं, तो आप देख सकते हो ये 9th 10th 11th और 12th के एनसीईआरटी से उठते हैं। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 61। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था का क्या महत्व 1954 से 1968 के बीच चला? ये रंग भेद एक आंदोलन था जो ये चला था। नस्लीय भेद, जो पहले एक दास होते थे और उस अमेरिकी और अफ्रीकी लोगों के बीच में चला था। यह नस्लीय भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ एक आंदोलन था। नागरिक आंदोलन 1954 से 68, जिसका उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करना है। दक्षिण राज्यों में मतदान अधिकार को पुनः स्थापित करना। शायद आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एक लेडी थकी आ रही आती है और उसके रंग को देख के भेदभाव किया गया था उसको। जैसे क्या था कि जो अफ्रीकी लोग थे उनको बैठने का कोई वो नहीं था, और अमेरिकी लोग आने पे उनको वो सीट देनी होती थी, लेकिन उस टाइम उसने थकी आई हुई थी तो उसने नहीं उठी, तो इस वजह से ये आंदोलन चला था। उन्होंने ये आंदोलन की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वे सभी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान जो 10 या इससे अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं क्या कहलाते हैं? 10 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देना औपचारिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं ये। वे सभी उद्यम या रोजगार क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत या तथा इनमें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जाता है संगठित क्षेत्र या औपचारिक क्षेत्र कहलाते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जैसे आप एक स्वयं सहायता समूह बना लेते हैं, उसको अनौपचारिक कहा जाता है। उनको स्वयं सहायता समूह से क्या होता है कि जैसे आपको लोन की जरूरत है, 1 लाख रुपए मेरे पास है, 1 लाख रुपए आपके पास है, तो ऐसे करके एक समूह बना लेते हैं और उससे लोन भी बहुत कम किस्तों पर मिल जाता है। तो वो एक अनौपचारिक संस्था होती है और ये औपचारिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक स्थिति जब ऋणदाता के लिए ऋण चुकाना बोझ बन जाता है और मौजूदा ऋण भुगतान के लिए नया ऋण लेना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? वो ऋण का जाल होता है, कर्ज का जाल। जैसे आपसे मैंने ऋण लिया है और उसको चुकाने के लिए मैं एक ऋण और ले लेती हूँ, वो ऋण जाल बन जाता है। जिससे आपको चुकाने के लिए मैं किसी और से नया ऋण ले लेती हूँ, वो ऋण जाल बन जाता है कि एक का ऋण चुकाने के लिए दूसरे से फिर ऋण उठाना, कर्जा उठाना। तकनीकी रूप से ऋण जाल एक ऐसी स्थिति है जहां आपको अपने मौजूदा ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए ताजा ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे पहले कि आप इसे जाने, आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां आपके द्वारा तय ऋण की राशि बदतर और नियंत्रण से बाहर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिस दल के टिकट पर कोई निर्वाचित हो जाता है उसका किसी अन्य दल के प्रति निष्ठा बदलने को क्या कहते हैं? जो दल बदल कानून है, वो 52 में संविधान संशोधन में हुआ था। दल बदल कानून, उसको दल बदल कहते हैं। किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और किसी अन्य दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची में, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो ये कांशीराम जी ने की थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 ईस्वी में कांशीराम के द्वारा किया गया था। इसकी पूर्ववर्ती दल दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है। वर्तमान में इस पार्टी की अध्यक्ष मायावती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक संपत्ति जो एक कर्जदार के पास है और जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता तब तक एक ऋणदाता की गारंटी के रूप में, जैसे आप को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे गिरवी रख देते हैं हम अपनी, कुछ किसी से हम लोन लेते हैं, जैसे बैंक से हम अपना लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ हम गिरवी रखते हैं, तो वही है। और ये संपार्श्विक, इसको बिल्कुल स्पष्ट हिंदी भाषा में कहा गया है, इसलिए इसको संपार्श्विक कहा गया है, वरना गिरवी भी आ सकता है वर्ड इसकी जगह।
उस संपत्ति को संदर्भित करता है जिसे एक ऋणदाता ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में स्वीकार करता है। इस प्रकार ऋणदाता के लिए एक सुरक्षा के रूप में कार्य करना ऋण के उद्देश्य के आधार पर संपत्ति के अचल संपत्ति या किसी अन्य संपत्ति के रूप में हो सकता है। जैसे हम किसी के पास गिरवी रख देते हैं और वो एक हमारी तरफ से एक गारंटी होती है कि हम आपका जब ऋण चुका देंगे तो आप हमें अपनी चीज सामान वापस कर देना, तो वो एक गारंटी के तौर पर हम कुछ ना कुछ उसको देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्विदलीय व्यवस्था का उदाहरण है? तो ये कौन सा देश है? ये यूनाइटेड किंगडम है। ये बहुदलीय है। हमारा इंडिया क्या है? बहुदलीय। इसमें बहुत सी पार्टियां बनी हुई हैं और इसमें दो ही पार्टियां हैं, द्विदलीय इसलिए बोला गया है इसको द्विदलीय व्यवस्था। 1920 के दशक में यहाँ दो प्रमुख दल कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस थे। मोहम्मद यूनुस तथा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था। संयुक्त रूप से मिला था। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह के दौरान बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से नवाजा गया है। वह इसको हासिल करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। गरीबों के बैंकर कहे जाने वाले मोहम्मद यूनुस को खेलों के विकास में उनके व्यापक कार्य के लिए ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें यूनुस स्पोर्ट्स की स्थापना शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1970 से 1973 के बीच बेल्जियम के नेताओं ने अपने संविधान में कितनी बार और किस संबंध में संशोधन किया था? तो एक इस संबंध में 4 बार संशोधन किया था और सभी को एकता में रहने में सक्षम बनाने के लिए 1970-73 के बीच बेल्जियम के नेताओं ने सभी को एकता में रहने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से संविधान में 4 बार संशोधन किया था। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता क्या है? तो जैसे हम किसी को वस्तु विनिमय क्या है कि एक वस्तु लेने का माध्यम बन जाती है। जैसे आज के टाइम में पैसा है तो हम पैसा लेके दूसरे को देते हैं, तो वही वस्तु विनिमय है। पहले क्या होता था कि वस्तु से वस्तु ली जाती थी, लेकिन ये है कि अब क्या है, पहले क्या था, जैसे अब आपको दूध चाहिए और मुझे कुछ अलग चाहिए, लेकिन मैं दूध नहीं लेना चाहती, मुझे कुछ अलग चाहिए, तो वो दोहरी इच्छा वाली बात हो जाती थी। तो इसलिए ये है कि चाहतों का दोहरा सहयोग होना जरूरी नहीं है कि जो मेरे पास है वही सामान आपको चाहिए और आपके पास है वो मुझे चाहिए, तो ऐसे में कैसे एडजस्ट करे बंदा। तो इसलिए ये दो चाहतों का दोहरा सहयोग बोला गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो चाहतों का दोहरा सहयोग न बन पाने के कारण वस्तु विनिमय की आवश्यकता पड़ी। जब किसी वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। इस प्रति विनिमय की सार्वजनिक इकाई अर्थात मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता विशेषता चाहतों का दोहरा सहयोग। तो मतलब चाहतों का दोहरा सहयोग ये है कि दोनों को जरूरी नहीं है कि उसको उसकी वस्तु चाहिए और उसको उसको वस्तु चाहिए, उसको कुछ और लेना और उसको कुछ और लेना हो, तो ये है कि इसके लिए वस्तु विनिमय की आवश्यकता पड़ी। वे सामाजिक अंतर जो गहरे सामाजिक अंतर की संभावनाएं पैदा करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं वो अतिव्यापी अंतर हैं। अतिव्यापी अंतर कई सामाजिक मतभेदों का एक संयोजन है जिसमें एक अंतर अन्य सामाजिक मतभेदों का मूल कारण है। ऐसे उदाहरण जैसे जब लोग खुद को एक विशेष समुदाय, जाति या भाषा से संबंधित मानते हैं तो समाज उनके और दूसरों के बीच अंतर पैदा करता है, जिससे आर्थिक अंतर पैदा होता है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि वे सामाजिक अंतर जो गहरे सामाजिक अंतर की संभावनाएं पैदा करते हैं। तो पैदा क्या करते हैं कि एक समुदाय दूसरे को अलग मान लेता है तो वही अंतर हो जाता है और ये उनका सामाजिक ही नहीं आर्थिक अंतर भी बन जाता है। बेल्जियम की राजधानी शहर में बहुसंख्यक आबादी बोले जाने वाली भाषा का नाम क्या है? तो बेल्जियम में फ्रेंच बोली जाती है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक आबादी द्वारा फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। ब्रुसेल्स में नाटो उत्तरी अटलांटिक का संधि संस्था का मुख्यालय भी स्थित है। यहाँ यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के विवरण के बारे में चुनाव को जानकारी देनी होगी। ऐसी घोषणा को कहा जाता है, तो ऐसी घोषणा को क्या कहा जाता है? यह हल्फनामा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के विवरण का एफिडेविट देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वर्ष के चुनाव में जनता दल अपना घोषणा पत्र में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था? कौन से चुनाव में किया था? किस वर्ष किया था? ये 1989 के चुनाव 89 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया था, जबकि मंडल कमीशन का गठन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। तो कौन थे इसके अध्यक्ष? बिंदेश्वरी प्रसाद थे। तो मंडल कमीशन का गठन कब किया था? 1979 में। और कौन से चुनाव में घोषणा पत्र के लिए कहा था? ये 1989 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सामान्य एसएचजी में कितने सदस्य होते हैं? तो एसएचजी क्या है कि स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं। 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं। एसएचजी मतलब क्या होता है, आप खुद समझने की कोशिश करो कि खुद हेल्प करते हैं। ये एक संघ बना लेते हैं, एक संघ या संस्था बना लेते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि संघ या संस्था बना लेते हैं। जैसे मुझे कोई काम करना है छोटा, 1 लाख रुपए में कोई भी बिजनेस नहीं होता है, तो जैसे 1 लाख रुपए आपके पास है, एक अगले के पास, ऐसे करके 20-25 लाख रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और ऐसे इकट्ठे करके और एक संगठन बना के एक संस्था का निर्माण करते हैं। और उस संस्था क्या है कि उस संस्था को इजिली कम ब्याज की दर पर लोन भी मिल जाता है। तो वही है ये समूह सहायता समूह। आपस में अपनापन रखने वाले एक जैसे सूक्ष्म उद्यमियों का ऐसा समूह जो अपनी आय से सार्वजनिक सुविधाजनक तरीके से बचत करने और उनको समूह के सम्मिलित फंड में शामिल करने और उस समुदाय के सदस्यों को उनकी उत्पादक और उपभोग जरूरतों के लिए समूह द्वारा तय ब्याज अवधि और अन्य शर्तों पर दिए जाने के लिए आपस में सहमत होते हैं। एसएचजी में सामान्यतः 15 से 20 सदस्य होते हैं। तो आप देख सकते हो कि इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे भी पहले 2 क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह होता क्या है, और बिल्कुल इजी है ये। निम्नलिखित में से उस देश की पहचान कीजिए जिसमें एक साथ संघ कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाया है। तो ये कौन सा है? यूएसए है ये। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में विभिन्न राज्य एक राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ आते हैं। प्रत्येक राज्य की व्यक्तिगत शक्ति होती है और केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड द्वारा अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इजराइल की विधायिका का क्या नाम है? तो इजराइल की विधायिका का नाम नेसेट है। नेसेट इजराइल की एक सदनीय विधायिका का नाम है। देश की विधायिका के रूप में नेसेट का कार्य कानून बनाना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन करना, कैबिनेट को मंजूरी देना, सरकार की निगरानी करना। इसके अलावा इसे राष्ट्रपति राज्य नियंत्रकों को हटाने, प्रधानमंत्री के अविश्वास प्रस्ताव से हटाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नेसेट को भंग कर सकता है। नेसेट क्या है? ये एक संसद है, विधायिका है, उसी को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त प्राधिकरण स्थापित करने के लिए वेस्ट इंडीज के स्वतंत्र द्वीपों द्वारा चागुआरामास की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? ये देखो, चागुआरामास की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1973 को किए गए थे। संधि पर वेस्ट इंडीज के स्वतंत्र द्वीप बारबाडोस, नुदाना, जमैका और त्रिनिदाद ने 1973 में एक संयुक्त प्राधिकरण बनाने के लिए हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 1 अगस्त 1973 से प्रभाव में आई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सत्ता के बंटवारे को किस रूप में हम नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली की व्यवस्था पाते हैं? तो सत्ता का बंटवारा क्या है कि सत्ता का बंटवारे का क्षैतिज रूप
सत्ता के विभिन्न अंग हैं। सत्ता के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे से ये अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस तरह के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजनीतिक दल भाकपा सीपीआई का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? तो ये मार्क्सवादी लेनिनवाद मतलब समाजवादी पार्टी थी। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में एम.एन. रॉय ने की थी। 1928 ईस्वी में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यप्रणाली निश्चित की। इस पार्टी का मार्गदर्शक सिद्धांत मार्क्सवादी लेनिन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले देश के लिए स्वदेशी और लोगों की इच्छा का सही मायने में और पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान का निर्माण कर सकती है? तो ये बात किसने कही थी? ये बात किसने कही थी? तो ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। महात्मा गांधी ने कही थी कि संविधान सभा के लिए देश के लिए संविधान सभा के लिए देश के लिए स्वदेशी और लोगों की इच्छा का सही मायने में और पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान का निर्माण कर सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकतंत्र में नागरिकों की ग्रीम और स्वतंत्रता पर किए जाने अध्ययनों से क्या पता चलता है? तो क्या पता चलता है कि गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, नागरिकों की गरिमा और आजादी को सुरक्षित रखने के लिए लोकतंत्र अति महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के माध्यम से ही नागरिकों की गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, IRDP का क्या अर्थ है? IRDP का क्या अर्थ है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत सरकार का एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसका उद्देश्य गरीबों के बीच लक्षित समूह की आय सृजन क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम प्रदान करना, जैसे लघु उद्योग हो गए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान साल 1978 ईस्वी में की गई थी। जनरल परवेज मुशर्रफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व कब किया था? तो ये तख्तापलट कब किया था? अक्टूबर 1999 में। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रह चुके। उन्होंने साल 1999 में नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट कर पाकिस्तान की बागडोर संभाली थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बामसेफ का क्या अर्थ है? तो बामसेफ का क्या अर्थ है? पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। तो ये आप देख सकते हो, ऑल इंडिया बैकवर्ड से लेके ये इसकी फुल फॉर्म है। बामसेफ की विचारधारा भारतीय समाज की विभाजित करने वाली असमानता की जड़ प्रणाली से लड़ना और जाति व्यवस्था को खत्म करना है। इसकी स्थापना 1973 में कांसीराम और D.K. खरपड़े ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अप्रैल 2006 के लोकप्रिय आंदोलन के बाद SPA द्वारा नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? तो गिरिजा प्रसाद कोइराला को चुना गया था। नेपाल में अप्रैल 2006 में लोकप्रिय आंदोलन के SPA 7 पार्टी अलायंस के द्वारा गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसका जन्म उनके पिता के निर्वासन जीवन के समय सहसा ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के किसी भी कानून को अमान्य घोषित कर सकता है और देश में कार्यपालिका के किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकता है। जब इसे चुनौती दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा
को अमेरिकी संविधान की तर्ज पर अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्थापित लोकतंत्र किस प्रकार की चुनौती का सामना करते हैं? तो किस प्रकार की लोक शक्ति का सामना चुनौती का लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्थाओं पर संवैधानिक संशोधन अधिनियम है? तो कौन सा पंचायती राज में 74, पंचायती राज में 73 और जो जिला परिषद है वो 74वां संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया। इसे पंचायत के नाम से उल्लेखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 जीरो के प्रावधान सम्मिलित हैं। इसे संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसमें पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं। इस आंदोलन ने संविधान के 40वें अनुच्छेद की एक प्रयोगात्मक आकार दिया, जिसमें कहा गया कि ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वयं प्रबंधक की इकाई की तरह कार्य में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक तत्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के प्रवर्तक के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास निर्देश हैं, आदेश हैं और डैश जारी करने की शक्ति है। तो ये याचिका जारी करने की शक्ति है। सॉरी याचिका नहीं, रीट जारी करने की शक्ति है। मौलिक अधिकारों के प्रबंधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास निर्देश, आदेश और रीट जारी करने की शक्ति है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास निर्देश, आदेश और रीट जारी करने की शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके रीट जारी करता है। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। भारत में 5 प्रकार की रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि बंदे को मेरे सामने प्रत्यक्ष किया जाए, उत्प्रेक्षण, परमादेश, प्रतिशोध और अधिकार परीक्षा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।